हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों, इस सेशन में मैं आपसे बात करने जाऊंगा रेट लॉ पे। किस पे? रेट लॉ पे। पिछले सेशन में मैंने कंप्लीट कर दिया था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर वो फैक्टर्स जिन पे खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। एक ही मतलब है दोनों चीज का। तो उन फैक्टर्स में मैंने एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड में जाके कंसीडर कराया था। मैंने बोला था कंसंट्रेशन। असल में ये रेट लॉ उसी चीज से रिलेटेड है, उसी सेवेंथ फैक्टर से रिलेटेड है जो मैंने पिछले सेशन में आपका कवर किया है बच्चों। उसमें मैंने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। पहला जो मैंने केस बताया था आपको, बोला था ये पॉसिबिलिटीज हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे इस तरीके से भी डिपेंड कर सकती है या किसी और तरीके से भी। तो वो मैं तरीके एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, वापस से सुनिएगा। मैंने वहां पे जो पहला पॉइंट कंसीडर किया था, मैंने बोला था वहां पे जैसे ही हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ सकती है। बढ़ती नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी केस में बढ़ रही होगी, किसी केस में कुछ और हो रहा होगा। तो पहली केस पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे जैसे अपन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है। दूसरी केस, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकती है। तीसरी एक और कंडीशन थी, जैसे जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो किसी किसी केस में ये इंडिपेंडेंट भी हो जाती है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस आएंगी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन उनके रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करेगी बिल्कुल। क्लियर है? हाँ या ना? और कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट को छोड़ो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होगी। क्लियर है? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन हो सकता है। एक्चुअली हम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पे इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकते इतना। असल में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है बच्चों किसी रिएक्शन के लिए, वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एक्सपेरिमेंट की मदद से ही अपन लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसी रिएक्शन की रेट उसकी कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है। तो ये सारे थ्योरेटिकल फैक्ट नहीं है। जैसे कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सुना होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें बोला गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट, बोला गया है लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट इस केस में हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते, उस लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इतना कंसीडर नहीं कर सकते। इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वो कैलकुलेट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसकी ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, तब एक रिजल्ट निकाला जाता है कि इस रिएक्शन की ये रेट है या फिर ये रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किसी इस तरीके से रिलेट करती है। XYZ जैसे डबल हो रही है कंसंट्रेशन तो रेट आपकी 4 टाइम्स हो रही है। कहीं कहीं केसेस में क्या होगा, डबल हो रही है कंसंट्रेशन, रेट आपकी जस्ट हाफ हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, या एक्सपेरिमेंट की मदद से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। थ्योरेटिकल फिनोमेना जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में गुल्डबर्ग एंड वेज का जो कंसेप्ट था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उनकी पावर भी रेज में थी। ठीक है ना, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है ना, वो कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं है। ये सारे जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं केमिकल काइनेटिक्स में, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं। क्वेश्चन भी आपके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेसिस पे ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ रेट लॉ। जैसे कि मैंने पिछले सेशन को एंड करते करते बोला था, इसमें अपन बात करेंगे रेट लॉ की, और साथ साथ रेट कांस्टेंट भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए रेट लॉ की बात करते हैं। असल में रेट लॉ है क्या? कुछ नहीं, एक इक्वेशन है बच्चों। क्या है? एक इक्वेशन है जो एक रिलेशन बताती है, किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का, किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन है जो किसके लिए है, ये किसके बीच का है? रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का। तो एक डिपेंडेंसी बताती है, या एक ऐसी इक्वेशन है जो एक रिलेशन बना रही है, एक डिपेंडेंसी बता रही है किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो ध्यान से सुनिएगा, रेट लॉ के बारे में डेफिनेशन है, सिंपल सी है, ध्यान से सुनेंगे समझ आएगी। द एक्सप्रेशन विच एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंसी ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन जो क्या डिपेंडेंसी बताता है किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की,
किस पर डिपेंडेंसी होगी? ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। अब इसमें आप रिएक्टेंट भी कंसीडर कर सकते हो किसी किसी केस में, और जिस केस में प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही होगी तो आप प्रोडक्ट भी मान सकते हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया। तो इसीलिए मैंने लिख दिया क्या? ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में जिस भी स्पीशी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहेगी, आपको उसकी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। चलिए, दिस डिपेंडेंसी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये असल में बेटा जो रिलेशन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एज इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, क्योंकि ये रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बदलती रहती है कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ। बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी। आपके बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी दे रखे, कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशंस नहीं दे रखे। जैसे कुछ ऐसी रिएक्शन है थोड़े टाइम बाद उनकी रेट भी बदल जाती है, उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होने का रेशियो भी बदल जाता है। बट यहाँ पे हमारा इतना कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया नहीं है 12th क्लास में आपकी, ना ही आपकी कॉम्पिटिशन में। ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं जो बच्चे आगे जाके, उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस उन्हें मिलती हैं, जिनके बेसिस पे उन्हें हर स्टेप की अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह एक्सवाइजेड सुनने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। हम केवल और केवल जो है आपके कंसेप्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इससे ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन जाता ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? और अगर इससे ऊपर गया क्वेश्चन तो मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चल रहा हूं मैं आगे। तो ये तो हो गई रेट लॉ की बात, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या बताता है? डिपेंडेंसी किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन। चले आगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, वही इसी की बात कर रहा हूं, इसको पूरा बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसका डिटर्मिनेशन या इसको ड्राइव कैसे करते हैं? द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज पॉसिबल ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका जो डिटर्मिनेशन है वो किसकी मदद से निकाला जा सकता है? केवल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तब हम एक रिलेशन डिराइव कर पाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। दैट इज गोल्डबर्ग एंड वेज लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान आ गया? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जिसको ध्यान नहीं आया वो जाके केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करे, ठीक है ना। गोल्डबर्ग एंड वेज लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे ये वाला कंसेप्ट लिख दिया है मैंने फिर भी दोनों के लिए। असल में इसकी रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूं, इक्विलिब्रियम में सेम टू सेम छपी है। ठीक है ना। ये रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंजेस करूं इस रिएक्शन में, जरा एक सेकंड रुकना। ये रहा, रिवर्सिबल इक्वेशन थी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन की पावर ए इंटू बी की कंसंट्रेशन की पावर बी, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की कंसंट्रेशन की पावर सी एंड डी की कंसंट्रेशन की पावर डी। तो ये दोनों थे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने सुना होगा इन दोनों के बारे में, जिसने नहीं सुना वो जाके केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को रिवाइज करे, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया गया था, ठीक है ना। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन निकालने का। क्या? एक्सपेरिमेंट करो भाई। क्या करेंगे आप? एक्सपेरिमेंट देखेंगे। क्लियर है? चल रहा हूं मैं आगे। तो अब कैसे ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें आएंगी। मेरे ख्याल से मेन कंसेप्ट आपको बस ये देखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है क्या। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की किस तरीके से डिपेंड करती है। चलें आगे बढ़ रहा हूं। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है सिंपल सी, 2A + B फॉर्म प्रोडक्ट। अब आपको एक्सपेरिमेंट कराने पड़ेंगे। आप ये सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 और B की पावर 1। बाई चांस इस रिलेशन में वो चेंज हो ही नहीं रही हो रेट, तब क्या करेंगे आप? तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। आपको एक्सपेरिमेंट करके ही आप उसकी वैल्यू या उसका इक्वेशन बना सकते हो। बिना एक्सपेरिमेंट्स के वो इक्वेशन नहीं बनाई जा सकती। तो इसके हमने 2 एक्सपेरिमेंट कराए।
पहले एक्सपेरिमेंट में हम बी को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम ए को कांस्टेंट करेंगे। तो हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे कि ए पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है रेट और बी पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो मैं हर रिएक्टेंट के लिए निकाल ले रहा हूँ कि ए रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फर्क आ रहा है और बी के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या किया, मैंने ए को डबल किया और बी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। ये चीजें ध्यान रखनी है। बी को क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, कांस्टेंट कर रहा हूं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मैं ए की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं, बी को मैंने सेम रखा है। तब मैंने देखा रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो गई। जैसे ही मैंने एक की कंसंट्रेशन को 2 से 4 किया या जो भी इनिशियली आप 1 मोल लेके रखे चले हो, ये जरूरी नहीं है वो इतने मोल लेके जाए। बाई चांस इनिशियली आप 1 ही मोल लेके चलो तो वो डबल कर दिया आपने, या 2 मोल लेके चलो उसको 4 गुना कर दिया। जैसे ही ए की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई, डबल करी, सिमिलरली उसी रेशियो में मेरी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी डबल हो गई। क्लियर है। तो इससे क्या पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेक कर, क्योंकि मैंने ये डबल किया तो ये भी डबल हो गया। तो असल में अगर हम गोल्डबर्ग और वेज का लगा दे तो क्या आता, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2। तो असल में तो हम इसको डबल करते तो ये 4 टाइम्स होती, बट जब एक्सपेरिमेंट किया, मान लो ना यार एक एग्जांपल के तौर पे ए को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरी 4 टाइम्स नहीं होकर 2 टाइम्स ही हो रही थी। तो इससे क्या निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ना कि आप थ्योरेटिकल फैक्ट है। ये नहीं कि गोल्डबर्ग और वेज के अकॉर्डिंग तुमने आंसर चिपका दे, गलत हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब बी के ऊपर देखेंगे हम। तो ए को कांस्टेंट कर दिया तो ए रिमेन्स कांस्टेंट। अब बी को भी क्या किया मैंने, डबल कर दिया। अब यहां पे चेक किया तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। कितनी टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो अब इस इक्वेशन को देखो, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तुमने ये रिलेशन, ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि b की पावर 2 पे डिपेंड, क्योंकि मैं इसे डबल करूंगा तभी ये 4 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 2 मेरे ख्याल से 4 होते हैं। अगर हम b को डबल कर रहे हैं और ये 4 टाइम्स हो रही है तो डेफिनेटली ये रिलेशन फॉलो हो रहा होगा, डेफिनेटली ये रिलेशन फॉलो हो रहा होगा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट 1 से वो ऑब्जर्वेशन निकाली, एक्सपेरिमेंट 2 से मैंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली। क्लियर है। दोनों एक्सपेरिमेंट से जब मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली तो मैं इन दोनों को क्लब करके लिख दे रहा हूं, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं नीचे लिख देता हूं इन दोनों को क्लब करके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 2। क्लियर है। तो ये आ गई आपकी दोनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्टेंट का पूरा कंप्लीट रिजल्ट। क्या, बी को कांस्टेंट किया, ए को डबल किया तो रेट डबल हो रही थी, मतलब ए के ऊपर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए को कांस्टेंट किया, बी को मैंने डबल किया तो रेट मेरी 4 गुनी हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन बी की पावर 2 पे डिपेंड हो गई। तो ये दोनों रिजल्ट आ गए, इन दोनों को मैंने क्लब करके एक फाइनल रिजल्ट बना दिया कि असल में इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, उसे मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, रेट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये वाला ये लग रहा है प्रोपोर्शनल, इक्वल्स टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगता है, तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे नाम देते हैं बच्चों क्या, रेट कांस्टेंट। तो अब ये इक्वेशन बन गई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रहा आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। कैसे निकाला है, एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से निकालना नहीं, अपने मन से तो नहीं रख दिया। असल में अगर तुम थ्योरेटिकल फैक्ट लिखते तो यहाँ पे क्या आता, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 और बी की पावर 1। पर ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव कर सकते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम वाला केस नहीं है, इसीलिए जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करा के चेक करते हैं, तब हमें पता लगता है असल में इस रिएक्शन की रेट इस रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड करती है और इस पे। और जरूरी नहीं ये कर रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहे कंसंट्रेशन बदलते रहे हैं, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम कंसंट्रेशन बदलते रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0, इसकी भी पावर 0, खत्म बात, हाँ या ना। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे डिपेंड कर ही रही हो। बाई चांस कोई ऐसा केस आ गया रिएक्शन का जिसमें हमने कंसंट्रेशन बदल के देख ली कितनी भी बार, हमारी रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 बोल देंगे उस केस में। क्या बोल देंगे उसके केस में, ए की पावर 0, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है ए के। क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है। तो वही केसेस है, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कुछ भी हवा में तीर नहीं छोड़े जाते हैं। ये नहीं कि थ्योरेटिकल है, हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है।
देखा गया है इस रिएक्शन में, इसीलिए इसकी रेट ऐसे निकाली गई है, ठीक है ना। तो ये असल में ये जो इक्वेशन बन के आई है इसे कहते हैं हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, देख रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी दिखा रही है इनकी कंसंट्रेशन पे। इसको डबल करूंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको 4 गुना करूंगा तो इस पे, यार इसको डबल करूंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें दिखाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन स्पीशीज बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर केस में ये रिएक्टेंट ही हो, किसी केस में बाई चांस यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल देखो तुम्हारे लिए, एक जनरल एग्जाम्पल बना दिया मैंने, है ना, एक्स वाई के टर्म्स में। देखो भाई, सेम रिएक्शन कॉपी कर दी मैंने अब, है ना, 2a + b फॉर्म प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंट 1 कराया मैंने, वही सारे काम, b को कांस्टेंट किया, a को a के हिसाब से निकाला। तो मैं मान ले रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन a की पावर x पे डिपेंड करिए, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है ना, a की पावर x। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 कराया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर y, b की पावर y। तो दोनों एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या रखा होगा आपने, b कांस्टेंट रखा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, और इसमें किसको कांस्टेंट रखा होगा, a कांस्टेंट रखा होगा। ऊपर वाले में b कांस्टेंट, नीचे वाले में a कांस्टेंट, कोई दिक्कत। तो रेट ऑफ रिएक्शन a की पावर x, रेट ऑफ रिएक्शन b की पावर y, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कर लेंगे। तो अब मैं इनकी रेट इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन बनाऊं तो प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट k लग जाएगा, वो तो ध्यान रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k, a की पावर x, b की पावर y, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये k क्या है, रेट कांस्टेंट। तो एक जनरल इक्वेशन बना दी मैंने। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि इसके स्क्वायर है, कि क्यूब है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, x लिख दिया मैंने और उसको y, एक जनरल इक्वेशन बना दी जिससे आप लोग कभी भूले ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या, k कंसंट्रेशन की पावर x और उसकी कंसंट्रेशन की पावर y। अब जरूरी नहीं 2 ही हो, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, तो सबकी पावर लगा लेना जिस हिसाब से रेट उसकी पावर पर डिपेंड कर रही हो, खत्म बात, क्लियर है। तो ये आपका एक जनरल इक्वेशन बना दी, इसको मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब इसमें जो टर्म्स है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कौन सा टर्म क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है। तो असल में एक स्क्वायर में क्या लिखा जाता है, असल में जब भी a को हम स्क्वायर में लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन होता है, या फिर इसकी जगह कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों होशियारी, ये कार्बन बनाता है फिर a लिख देता है। ये चीज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाई गई होगी। जब भी हमें ये किसी की कंसंट्रेशन लिखनी है, असल में एक्टिव मास होते हैं, एक्टिव मास कुछ नहीं मोल पर लीटर है, तो वो कंसंट्रेशन है, ये पर लीटर ही कंसंट्रेशन, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल C का सबस्क्रिप्ट बना के ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है, हटा रहा हूं मैं। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, अगर इक्विलिब्रियम में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो मेरे लिए काफी है, क्लियर है। पढ़े ही नहीं है तो अलग बात है, उम्मीद कर रहा हूं मैं थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है ना। A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, B क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B, X क्या है यहाँ पे, X को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। अभी मान लो क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A के टर्म्स में जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो, असल में अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या वो देखेंगे, ठीक है ना। X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A। Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, कोई दिक्कत। अब ये ऑर्डर, ये जो पावर है, ये देख नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। इसी तरीके से ये y जो है, b के ऊपर जो y चढ़ा हुआ है पावर में, वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्लियर है। अब असल में मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, x प्लस y, दोनों पावर को ऐड करके बच्चों जनरली n रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस n को कहते हैं हम, यहाँ पे लिखा है मैंने, x प्लस वाई जो भी है, अब बाई चांस z भी हो और भी पावर्स हो तो सबको इकट्ठा ऐड कर देना, ठीक है ना। तो n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, ओवरऑल पूरी रिएक्शन की ऑर्डर। ये भी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, फ्रैक्शन भी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव भी हो सकती है, वो इनवर्स का केस आ जाएगा, केवल नीचे चला जाएगा ना यार, खत्म बात। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो गई, 1/2 हो गई, 3/2 हो गई, क्लियर है। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती हैं। असल में क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंट कराया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, ऐड करके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले गया।
क्लियर है? असल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं केवल x के बारे में बताऊंगा तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसकी, विद रिस्पेक्ट टू a। अगर मैं y को ही एक्सप्रेस करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू v। अब मैं दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो उसको बोल दूंगा मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल दूंगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों क्या बोल दिया जाएगा, वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये वाली बातें क्लियर होंगी। चलूँ क्या मैं आगे, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एक्स वाई, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए क्या है बी क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इन्हीं पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब उसी की डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, अब ये असल में मैंने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की लिख दिया बच्चों, है ना? ये किसके लिए लिख दिया डेफिनेशन में, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी की लिखने को आती है जनरली। वो बस एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वजह से थी तो मैंने वहां पे लिख दिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स which are raised to the concentration term in rate law expression। ऐसे ही नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स चढ़ती हैं वो किसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। उन्हीं पावर्स को असल में हम मेंशन करते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो सम के बराबर, किसकी, पावर्स के सम के बराबर। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्स और वाई दिखाए थे अभी मैंने, उन सबको, उन सारी पावर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और असल में वो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रिएक्शन में से मत उठाना पावर, जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो बनाया आपने उसकी जो पावर्स है उनको ऐड करने पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ओवरऑल। ठीक है ना? तो वापस से डेफिनेशन सुन लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स विच आर रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इक्वेशन। किसके अंदर, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर। क्लियर है? तो उन पावर्स जो हमने चढ़ा दी है उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की, उनको सबको ऐड कर देंगे तो वो ही बनता है क्या, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो पावर्स हैं वो क्या बन के आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल किसी रिएक्टेंट के टर्म्स हो तो उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए या विद रेस्पेक्ट टू बी बोल देते हैं, नहीं तो ओवरऑल में सारी जितनी भी पावर्स है उन सबको ऐड कर दो, खत्म बात। अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो कोई तो है ओवरऑल, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी और फ्रैक्शन भी, कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? वो तो क्वेश्चन देखेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना, कि कौन पावर कितनी बैठ रही है, खत्म बात। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं रेट कांस्टेंट की, जो अभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में के था ना, अब मैं उसी के की बात कर रहा हूं। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कितने प्यारे नाम लिखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ये तीनों नाम इस के लिए है, किस के लिए, इस के लिए। क्लियर है? इससे अच्छा तो ऐसे मेंशन करते हैं, ये तीनों के तीनों नाम किसके लिए हैं, इस के लिए हैं। ये जो रेट कांस्टेंट लिखा है ना, ये तीनों नाम इसी के लिए हैं। रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ये वाला के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये रट मत लेना हमेशा, ये जो निकाला उस तरीके से है, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसके अंदर ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या, कुछ नहीं, इसको 1 कर दे, इसको 1 कर दे, ए की कंसंट्रेशन 1 कर दे, बी की कंसंट्रेशन 1 कर दे, कोई पावर लग रही हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, सबकी सब 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्लियर है? किसी की पावर 0 होती तो 1 हो ही जाता है बेचारा, और कोई भी लग रही हो तो कोई फर्क पड़ना है क्या। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए की पावर 1, सॉरी ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, पावर नहीं कह रहा मैं, इनकी कंसंट्रेशन की बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, क्या ले ले, अगर हम ये ए को और बी को कितना मान ले, 1 मोल पर लीटर, कितना मान ले, 1 मोल पर लीटर मान ले, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, के बराबर, जिसको आप रेट कांस्टेंट कह रहे हो। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, दैट इज ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन बराबर सबकी कर दी और 1 कर दी, तो उस कंडीशन में जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट
क्या है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर। तो क्या रेट कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। कब, जब हम उस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन लेके चले किसकी, रिएक्टेंट्स की, कितनी ले ले, या उसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशीज बोलो या रिएक्शन स्पीशीज बोलो, कितनी, 1 मोल पर लीटर। तब उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है उसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोल देते हैं, इसीलिए नाम दिया गया है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वो रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब सारे स्पीशीज जो भी रेट लॉ इक्वेशन में आ रही है उन सबकी कंसंट्रेशन हम कितनी मान लें, 1 यूनिटी मान लें। तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर उसी को हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इतनी सी बात थी, घुस गई होगी दिमाग में। तो रेट कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। कब बराबर है, जब हमने सारी रिएक्शन स्पीशीज की कंसंट्रेशन 1 मान ली। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे तो ए और बी रिएक्टेंट है इसीलिए बोल दिया, इज टेकन 1 मोल पर लीटर, दस इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसी वजह से इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे को आप लोगों से इतनी तो उम्मीद रखनी चाहिए। चेक कर लो एक बार, देख लो ढंग से, कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं आया समझ में, ध्यान से देख लो तमीज से। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट देखते हैं अब, इसी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं, इक्वेशन आपके पास है, पहुंचा दो एक दूसरे की तरफ। रेट ऑफ रिएक्शन, ए क्या है कंसंट्रेशन, बी क्या है कंसंट्रेशन। तो के का फॉर्मूला मैंने बदल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ये असल में यहाँ पे था रेट लॉ इक्वेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, मैं असल में उसको नीचे ले आया तो रेट ऑफ रिएक्शन के। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, एक तरीके से वो भी तो कंसंट्रेशन ही है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने यूनिट ऐसे लिख दी, ये असल में है क्या, कंसंट्रेशन ही है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब ए और बी क्या, ये भी कंसंट्रेशन है, तो क्या है ए और बी, मोल पर लीटर, और ये क्या है, मोल पर लीटर। कोई दिक्कत, हाँ या ना, कुछ नहीं है। ये रेट क्या है अभी बताई थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यार भूल जाते हो तुम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन लिखाई थी, चेंज इन कंसंट्रेशन, चलो मैं लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, भूल जाते हैं बच्चे यार। क्या, डेल्टा एक्स लिख दूं अपॉन टी, यही तो फॉर्मूला दिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इसकी क्या है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन था, तो ये मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड, क्योंकि टाइम तो नीचे है ही वैसे भी, ठीक है ना। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स को मैंने ऊपर लिख दिया, मर्जी मेरी। ए को मैंने मोल पर लीटर लिखा पर उसकी पावर एक्स लगानी पड़ेगी क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर। बी को मैंने मोल पर लीटर लिखा पर उसकी पावर वाई लगानी पड़ेगी। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, एन मेरे ख्याल से मैं आपको एक्सप्रेस कर चुका हूं, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो गई, तो एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन। तो मोल पर लीटर की पावर एन, क्लियर है। अब इसको पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, इस मोल पर लीटर को सॉल्व कर लिया, इस मोल पर लीटर को मैं पूरा ऊपर ले जाऊं तो मोल पर लीटर की पावर माइनस एन हो जाएगी। मैं लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये पॉइंट भी नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजें एक्सप्रेस करूंगा आपको। एक सेकेंड रुकिएगा बस। अब ये नीचे था, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, माइनस के एन हो जाएगी। अभी नीचे प्लस के एन थे तो ऊपर के माइनस के एन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस माइनस एन, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो वही तो लिखा है मोल पर लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। बस ये स्टेप था, इसको ऊपर ले जाना था आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन बन के आ गया। अब ये एन क्या है, कुछ नहीं, वो जो आपकी रेट लॉ इक्वेशन बन के आएगी उसमें जो पावर्स का सम थी वो है एन। इसी को आप क्या कहते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताया तो था अभी, क्या
सम ऑफ पावर्स रेज टू द कंसंट्रेशन, जो भी पावर कंसंट्रेशन की टर्म के पावर थी उन सबको ऐड कर दो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो n ये वही चीज रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन में यही पूछने को आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही पूछी जाती है। x प्लस वाई बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? नोट और देख लो एक बार। तो रेट कांस्टेंट k, अब ये खुद k किस पे डिपेंड करता है, ये चीजें सुन ले। मॉलिक्यूलैरिटी इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, अभी बस वर्ड याद रखो। k जो है, रेट कांस्टेंट जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेरे ख्याल से आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बदलोगे तो डेफिनेटली k बदलेगा। क्लियर है? और लास्ट बचा है टेम्परेचर, ये दोनों की बात मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि n बदलोगे तो भाई ये सब कुछ बदल जाएगा। क्लियर है? जब यूनिट बदल रही तो डेफिनेटली k तो बदल रहा ही होगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी पे और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो भी है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मैंने दिखा दिया। क्लियर है? ध्यान से देख लिया सबने। चलिए आगे देखो भाई, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यूनिट ऑफ k कैसे डिपेंड करती है या k कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, n, जिसको अपन x प्लस वाई से मेंशन करते हैं, मैंने अभी बताया। x क्या है, a की पावर थी, y क्या है, b की पावर। हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली है 2a प्लस b फॉर्म प्रोडक्ट, वही वाली, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिस्कशन चल रही है। ठीक है ना? और भी रिएक्शंस होगी तो वहां पे x और y की वैल्यू बदलेगी, बस ये फर्क है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, n की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई। यूनिट ऑफ k मोल पर लीटर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको क्वेश्चंस बहुत जल्दी चुटकियों में सॉल्व होंगे, गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वो k की वैल्यू छोड़ देता है और पूछता है डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो कोई सी भी रिएक्शन के लिए आप आराम से ऑर्डर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ k। कोई दिक्कत? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे n की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 0 आए तब क्या फॉर्मूला होगा, वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू कितनी, 0, उठा के यहाँ पुट कर। 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। कोई फर्क पड़ेगा क्या फॉर्मूले पे, सेम टू सेम, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कितनी आ गई, 1 पुट कर। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, मोल पर लीटर की पावर 0 मतलब खत्म, कांस्टेंट 1 हो गया। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो उसका मतलब कुछ नहीं होता, टर्म न्यूट्रलाइज, 1 हो जाएगा वो पूरा टर्म, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करेगा तो 0 बचेगा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 1, तो अब बची क्या यूनिट, सेकंड इनवर्स। क्लियर है? इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी, 2, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 पुट कर। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, -1। तो इसकी पावर कितनी, मोल पर लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है वो, लीटर, क्या क्या लिख देगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है? इसको कैसे लिख देगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या अगर आप लीटर पहले लगाना चाहते तो लीटर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे पीछे कर लेना यार, अपने आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा। कोई दिक्कत? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसी को एक्सप्रेस किया मैंने, इसको पूरा ऊपर लेके चला गया ना मैं, इसको एक ही लाइन में लिख दिया। ये क्या है, लीटर की पावर -1, ऊपर जाएगी तो लीटर की पावर +1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पर मोल की पावर -1 ही रहेगी, तो लीटर मोल में इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या होगा, इसको मैं चलो आपके हिसाब से लिख देता हूँ, लीटर इनवर्स मोल सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? लीटर इनवर्स मोल सेकंड इनवर्स, खत्म बात, इतनी सी बात रहेगी। कोई दिक्कत? तो जीरो ऑर्डर के लिए k की यूनिट ये गई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की यूनिट ये रही, सेकंड ऑर्डर के लिए k की यूनिट ये रही, और सीधा फॉर्मूला है n ऑर्डर के लिए, कोई सा अगर बाई चांस ये नहीं हो कोई और हो तो nth ऑर्डर के लिए ये रही, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, खत्म बात। ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ k पे डिपेंडेंस। इतनी सी बात थी, सिंपल सी कंडीशन है। तो वही मैं बोल रहा था कि k किस किस पे डिपेंड कर सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर। मॉलिक्यूलैरिटी और टेम्परेचर की मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, अभी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ डिपेंडेंसी दिखा दी कि k की यूनिट या k कैसे डिपेंड कर सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। देख बिल्कुल ऐसे डिपेंड कर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2, देख बिल्कुल बदल गई वैल्यू, यूनिट ऑफ k बदल जाएगी तो डेफिनेटली k पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। कोई दिक्कत? चलूँ क्या मैं आगे? अब बच्चों ये आपका मैंने आपको कंप्लीट करा दिया रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट जिन पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5th लिखा है, वो पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका पहला क्वेश्चन है। इफ k की यूनिट दे दी आपको, क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है। k की यूनिट दे दी आपको, ये रही, बल्कि वैल्यू दे दी। k की वैल्यू क्या, 3 × 10⁻³
लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2, सेकंड की पावर -1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना सही क्वेश्चन है बस, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, वहां पे बच्चों अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। क्यों कहते हैं भाई क्वेश्चन में तो आपने कुछ दिया ही नहीं, कैसे निकाले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? दिया तो है भाई के ये दे दिया, मतलब मान लो सब दे दिए बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, और उसने ये वैल्यू जानबूझ कर दी है। ये 3 × 10 की पावर -3 ये वैल्यू उसने जानबूझकर लिखी है कि बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दूं कि कोई फॉर्मूला लगेगा जिसमें के की वैल्यू पुट होगी तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगेगी। असल में यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है, हमें केवल और केवल के की यूनिट से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? के की यूनिट से। उसने केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा, कौन सी? ये जो n है x + y निकाला, उसने केवल उसके बारे में पूछा, उसने ना रेट ऑफ रिएक्शन ना कुछ, उसे केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो उसके लिए आपको इस वैल्यू पे गौर करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसने ये वैल्यू इसीलिए छाप के दी है कि जिससे आप कंफ्यूज हो, आपको किससे मतलब होना चाहिए? इसकी यूनिट से। लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2, सेकंड की पावर -1। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? किसके बराबर हो जाएगी? इसकी यूनिट के बराबर। किसकी यूनिट के बराबर? लीटर, इसको मोल, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं -1 n, मैं नीचे ले आया, इसकी पावर 2 सेकंड इनवर्स। इन दोनों को बराबर रख दे, सॉल्व कर दे। अब ये क्या? मोल पर लीटर की पावर 1 - n है। अब मैं इसको भी मोल पर लीटर बना लूं, मोल को ऊपर लीटर को नीचे, तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। तो इसको क्या लिख रहा हूं? मोल पर लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब इसको ऊपर नीचे घुमा ले रहा हूं जिससे, क्योंकि मैं इसके सिमिलर तो बना लूं पहले से। तो मोल पर लीटर की पावर -2 और सेकंड इनवर्स। क्लियर है? सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स खत्म कर दे, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर खत्म कर दे। 1 - n बराबर -2, 1 - n बराबर -2। तो पावर सॉल्व कर लेना यार, हमें मोल पर लीटर से मतलब ही नहीं है, हमें केवल पावर से मतलब है। अब 1 - n बराबर -2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। खत्म बात। इतना ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, 1 - n बराबर -2, तो n = +3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं करना, इसकी यूनिट उठाओ और जो आपको जनरल फॉर्मूला सिखाया मैंने के की यूनिट के लिए, उसके बराबर इक्वेट करके रख दे। पावर देख ले, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया। मान लेना याद सॉल्व करने के लिए, इसकी पावर बराबर इसकी पावर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इतना सा करना, इसके अलावा 1% कुछ नहीं करना आपको। इतनी सी चीज करनी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको भटकाने के लिए दी गई है, पर आपको भटकना नहीं है। क्लियर है? तो ये रहा सॉल्यूशन। इतना था। बच्चे क्वेश्चन ही करते रह जाता है, हिलता नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है ना? चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब एक रिएक्शन आपको मेंशन्ड है, फॉर द रिएक्शन 2a + 3b फॉर्म्स प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 2a + 3b ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी बनाया हो, हमें क्या मतलब है? 2a + 3b फॉर्म्स प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a 2, मतलब इसने a की पावर बता दी आपको कितनी है। ये जो a है उसके अकॉर्डिंग ये पहले निकाल चुका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी? 2, तो a की पावर 2 चढ़नी है रेट लॉ इक्वेशन में। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज -1। ये देख इतनी बेहतरीन चीज, इसने तो डायरेक्ट ऑर्डर बता के दिए तुम्हें। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, ये कंडीशन है। इन केसेस के लिए आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है? रेट लॉ इक्वेशन बनाओ भाई। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k, ये लिखो यहां तक। अब a की पावर 2 और b की पावर -1, तो ये आपकी आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद समझना है। तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा। a की पावर 2 और b की पावर -1, तो मैंने उसे रेट लॉ एक्सप्रेशन में लगा दिया। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, इन केसेस के लिए सॉल्व करो। तो पहला केस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड अलोन, मतलब आपको b कांस्टेंट करना है। तो b कांस्टेंट करने का मतलब एक तरीके से आप ये मानना b को 1 कर दो, और 1 की पावर -1 1 ही होता है। ठीक है ना? 1/1 कर लेना यार, एक ही बात है, कोई दिक्कत? तो b को हम क्या मान लेंगे? 1। ओनली बोला है तो, अलोन बोला है तो मतलब एक तरीके से उसका दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो यूनिटी मान लो।
कांस्टेंट बोल देते हैं हम लोग, उसको असल में आप लोग यूनिटी मान लेना, इजी पड़ता है सॉल्व करने में, समझ में जल्दी आता है। तो b क्या हो गया 1। अब हमें a को क्या बोल रहा है, ये क्या करना है आपको, डबल करना है। डबल कर जरा, मेरे ख्याल से आपको रेट पता लग जाएगी। इसको डबल करोगे तो उसकी पावर 2 है, तो डेफिनेटली रेट 4 टाइम्स कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओरली सॉल्व कर रहा हूं, ये तो अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सीधा आपको रेट लॉ इक्वेशन देखनी है यार, दिमाग लगाओगे, थोड़ी बहुत भी गणित आती होगी तो भी हो जाएगा। b क्या होगा कांस्टेंट, a की पावर 2 है। अब a को मैं अगर 2 टाइम्स करूंगा तो उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो इन शॉर्ट रेट कितना हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर मैं इसको डबल करता हूं तो रेट कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो पहले का आंसर आ गया, रेट कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो पहले का आंसर आ गया ये, ठीक है ना। दूसरे का, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड अलोन। अब बी को आधा करना है, वो भी अकेले। ए पे कोई फर्क नहीं, ए को कितना मान लो 1 मान लो, क्लियर है। ए को कितना मान लो बच्चों 1 मान लो ना, खत्म बात, 1 मान दिया, हटाओ। तो ये क्या बचा फॉर्मूला, के बी की पावर -1, के बी की पावर -1, कोई दिक्कत। अब मैं एक काम करूं, b की पावर -1 को फ्रैक्शन में ले जाऊं, तो असल में अब मैं रेट लॉ इक्वेशन में थोड़े चेंजेस कर रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k और b की पावर 1 ऐसे लिख दूं, एक ही बात होगी कि नहीं होगी। ऊपर था b की पावर -1, जब नीचे ले आऊंगा तो पावर +1 हो जाएगी। अब करिए जरा से हाफ, इसे हाफ करोगे तो ये डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हाफ हुआ है तो इनवर्स काम कर रहे हैं, ये हाफ होने का मतलब ये चीज डबल हो जाएगी, क्योंकि उसको हाफ सॉल्व करके वो तो 2 ऊपर ही चला जाएगा। एक कंडीशन में वो b है, दूसरी कंडीशन में वो b/2 है, b/2 का 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई। इसको अगर आप हाफ करोगे तो डेफिनेटली ये डबल हो जाएगी। इनवर्स चल रहा है, ये अगर कम होता है ये उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको अगर आप हाफ करोगे 1/2 घटाओगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको आप 1/3 करोगे तो ये 3 टाइम बढ़ जाएगा। इसको आप 1/4 करोगे ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितने टाइम्स आप इसे घटाओगे उतने ही टाइम्स ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है 1 है। अगर इसे आप पावर यहाँ पे मान लो बाई चांस 2 होती, तो अगर आप इसे हाफ करते तो ये 4 टाइम्स बढ़ता है, क्योंकि 1/2 की पावर 2 थी, क्लियर है। तो 1/4 होता तो ऊपर जाता तो वो 4 कंप्लीट हो जाता। तो वही चीज है, इनवर्स में जब भी कोई चीज होती है, इसको अगर हम घटाने का मतलब हाफ करना है, एक तरीके से घटाना, हाफ कर दिए तो आपने कमी तो किया अमाउंट, तो इसकी कंसंट्रेशन आपने हाफ कर दी, तो डेफिनेटली इसकी रेट कितनी हो जाएगी डबल, क्योंकि 1/2 करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा 2, क्लियर है। ये तो ओरल वाला कंसेप्ट हो गया। अभी आगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो जो इन बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं वो देखें, नहीं तो औरों के लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख रखा है। तो ये छोटी ट्रिक जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनके लिए, तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो डेफिनेटली ये दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 के रेशियो से अगर ये हुआ तो ये डेफिनेटली इन्वर्सली काम कर रहे हैं। ये अगर घटेगा तो ये डेफिनेटली ये बढ़ेगा। तो अगर मैं इसे आधा करूंगा ये दुगना हो जाएगा, इसके 1/3 करूंगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा, इसे 1/4 करूंगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कैसे डिपेंड करते हैं ऐसे, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। अब दूसरी, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल। अब दोनों को चेंज करना है, ए को भी डबल करना है आपको, बी को भी डबल करना है। तो ए को डबल करूंगा तो हमारे अकॉर्डिंग 4 टाइम्स होनी चाहिए, बी को डबल करूंगा तो हाफ हो जाएगी एक तरीके से। इसकी 2 टाइम्स कर दो, इसको 2 टाइम्स कर दो, इसकी 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया, और इसकी डबल करो तो 2 की पावर -1 वो 2 नीचे चला जाएगा, तो इसके 4 से इसका 2 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही रह जाएगी। इसकी पावर ऐड कर लेना, छोड़ यार ये कर, ऐड कर 2 -1, इस तरीके से सॉल्व कर ले। इसकी 2 की पावर 2 ये कर लेना, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 2 की पावर -1 कितना हो गया 1/2, 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2, तो 4 × 1/2 कितना हो गया 2 बचेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, इसके केस में भी डबल हो रही है, जब हम इन दोनों को डबल करते हैं तब भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल से बढ़ रही है। अब वॉल्यूम का क्या इफेक्ट आता है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से अगर आपको ये तीनों क्लियर है ओरली, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कि आपको पेपर में कैसे लिख के आना है। ये तो मैंने आपको जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताया। बी को कांस्टेंट मानो, छोड़ो, अब ये बचा फॉर्मूला, इसकी पावर 2 की पावर 2 4 हो गया, तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब इसको हटा दे, इसको हाफ किया, तो मैं पहले उसे फ्रैक्शन में ले आया, तो मैं इसके अकॉर्डिंग रेशियो देख लूंगा। क्या b की पावर अगर मैं मतलब b को हाफ करता हूँ तो वो 2 ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, तो इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो ये डबल होगा, इसको 1/3 करूंगा तो ये ट्रिपल होगा, इसको मैं 1/4 करूंगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत हाँ या ना? मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, बोलो भाई
तो अब ए और बी दोनों को डबल किया तो इसको डबल किया तो 4 और इसको डबल करूंगा तो 1/2, 4 × 1/2 2 बचेगा अल्टीमेटली। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डबल का इफेक्ट डाल रहा है। अब बचा वॉल्यूम, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो अब मैं जरा एक एक करके वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिएक्शन ये रही, एक सेकेंड रुकिएगा, रिएक्शन दिख ही रही होगी आप लोगों को, ये रही रिएक्शन, क्लियर है। इसके लिए बी की रेट ये रही, ऑर्डर ये रहा, ए का ऑर्डर ये रहा, रेट लो आपको क्लियर होगा। अब मैं पहले के लिए सॉल्व करके, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, अब मैं इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किया है। तो पहले रेट लॉ मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख भी ली होगी, नोट भी कर ली होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसके लिए ए को डबल कर रहा हूँ मैं, तो रेट पे क्या फर्क आएगा वो दिखा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ इक्वेशन आ गई, ए की पावर 2 बी की पावर -1, बी कांस्टेंट किया, ए को हमें डबल करना है। तो मैंने पहली वाली रेट को मान लिया आर, पहली रेट को मान लिया क्या मैंने आर, जब कोई फर्क नहीं है तो ए कंसंट्रेशन लेके चला हूं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या करनी है मुझे डबल, तो इसको मान लिया मैंने आर डैश के 2a की पावर 2, कोई दिक्कत, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आर डैश अपॉन आर कर दिया, ये अपॉन ये आर डैश अपॉन आर, इसको नीचे ला, के से के गया, ए से ए गया, तो ये बच के आएगा आर डैश अपॉन आर 2 की पावर 2। तो आर डैश क्या है, जब आपने कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो आर डैश कितनी आ रही है, इनिशियल रेट की 4 गुनी आ रही है, इनिशियल रेट की 4 गुनी आ रही है। दस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। सीधा सीधा ये करना है आपको, क्लियर है। दूसरी कंडीशन, रेट लॉ लिखी, ए कांस्टेंट कर दिया, बी के हिसाब से सॉल्व करनी है, ठीक है ना। मैं इसे नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो भाई वो मैंने ओरली सिखाया था, बस आपको ए कांस्टेंट हटा दो। अब बचा क्या, आर बराबर के बी की पावर -1, कोई दिक्कत, आर डैश बराबर के बी की पावर b/2 की पावर -1। अब क्या करना है, आर डैश अपॉन आर, तो आर डैश अपॉन आर सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। आर डैश अपॉन आर क्या लिखोगे से, के b/2 की पावर -1 अपॉन के बी की पावर -1, कोई दिक्कत, के से तो के गया। अब इन दोनों को अदला बदली कर दूं मैं, -1 को +1 बना लेता हूं मैं भाई। तो इसको क्या करता हूं मैं, इसको b की पावर, ये भी छोड़, b से b कैंसिल गया कि नहीं गया, b से b मत हटाओ तुम लोग, रहने दो, दिक्कत आ जाएगी। इसको b की पावर -1 को मैं ऊपर ले गया तो b की पावर 1 हो गया, b/2 की पावर -1 को मैं नीचे ले आया तो b/2 की पावर वो 1 हो गया। अब कैंसिल आउट कर ले, ये b से b गया, ये 1/2 की पावर 1 ऊपर ही चला जाएगा, फ्रैक्शन है तो इसीलिए, तो r डैश अपॉन r बराबर कितना आएगा 2, तो r डैश बराबर 2r, तो 2 हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, डबल हो जाएगी। तो इन शॉर्ट b को अगर मैं हाफ करता हूं तो रेट दुगनी हो जाती है। तो असल में मैंने बस इस इक्वेशन को अलग तरीके से लिख के दिखा दिया था तुम्हें, ठीक है ना। तो b से b गया, ये 1/2 की पावर 1 और ये 1 की पावर -1, सॉल्व करोगे तो असल में 2 बचेगा ऊपर, क्लियर है। तो वो मैंने फिर भी आपको करके दिखा दिया, b की पावर -1 को +1 कर लिया, b/2 की पावर -1 को मैंने प्लस कर लिया, b से b गया तो नीचे 1/2 बचा, 1/1/2, मेरे ख्याल से वो 2 ही होता है, 1/1/2, ठीक है ना। तो r डैश बराबर 2r, तो रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, डबल। तो पहले दोनों केसेस तो आपको क्लियर होंगे। तीसरा केस देखिएगा, अब मेरे को a की कंसंट्रेशन भी डबल करनी है और b की कंसंट्रेशन भी डबल करनी है, ठीक है ना। देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन के a की पावर 2 b की पावर -1, इसको भी डबल करना है इसको, तो पहली रेट तो मैंने लिख दी के a की पावर 2 b की पावर -1, ठीक है ना। a को भी डबल कर दिया, b को भी, तो r डैश बराबर के 2a की पावर 2 2b की पावर -1, कोई दिक्कत, r डैश अपॉन r करना है हमेशा, r डैश अपॉन r करा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो k से k गया, a से a गया, b से b गया, कोई दिक्कत। तो ये क्या बचा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1, कोई दिक्कत। ये क्या बचा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1, और इसमें कुछ बचा क्या, देखो जरा क्या बचा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1, कुछ बचा क्या, हाँ यही तो बच के आएगा। देखो जरा, अब मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ले खुश रहे। इसको पहले ऊपर लिख रहा हूं मैं, के 2a की पावर 2 2b की पावर -1 अपॉन के a की पावर 2 और b की पावर -1, चेक करो, k से k गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b -1 से b -1 गया, तो ऊपर क्या बचा, r डैश अपॉन r, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1, तो इसको मैं नीचे ले जाऊं, तो r डैश अपॉन r बराबर क्या बचा, 2 की पावर 2 अपॉन 2, कोई दिक्कत। तो मेरे ख्याल से ये लिखा है, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो r डैश अपॉन r बराबर 2 आता है, तो r डैश बराबर 2r, तो ये भी रिएक्शन की रेट डबल हुई है, मैंने वहां पे डायरेक्ट सिखाया था तुम्हें। इसको 4 कर दिया था मैंने, उसको 1/2, तो 4 × 1/2 2 बचा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डबल कर दी थी मैंने। तो वही चीज आप डिवाइड करके निकालते हो,
वही चीज़ आप इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हो कंफर्म करने के लिए। सही आता आंसर। आप लोग इसको फॉलो करना थोड़े दिन, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो जैसे मैंने ओरली सॉल्व कर दिया था आप भी ओरली सॉल्व कर जाओगे। चुटकियों में आंसर निकलते हैं गोली की रफ्तार से। अगर आप इस चीज़ को लिख लिख के 3-4 बार इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, शुरू में हवा में मत उड़ाना, लिख के करना, जैसे मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ उसी तरीके से करना। थोड़ी दिन बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा किसकी कैसी पावर होती है, कहाँ नीचे जाता है। पावर अगर किसी की -1 है, उसको अगर प्लस करना है तो उसको डिवाइड में ले जाना, अगर नीचे -1 है तो उसको ऊपर ले जाना वो प्लस की। अगर जिस भी साइड में उसकी पावर माइनस में हो, प्लस करनी है तो उसको डिवाइड या ऊपर नीचे ऑपोजिट साइड में ले जाना, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे वो अगर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो उसे न्यूमरेटर में बना के प्लस कर देना, न्यूमरेटर में अगर पावर माइनस में तो उसे डिनोमिनेटर में ले आना, प्लस हो जाएगी, खत्म बात। चले आगे। तो अब चौथी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या किया था वहां पे दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर भी। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम। वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगी। कितनी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी कंसंट्रेशन। देख लो कैसे। वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन हमेशा इनवर्सली चलते हैं बच्चों। वॉल्यूम बढ़ाओगे कंसंट्रेशन घटेगी। अगर वॉल्यूम आपने 3 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स घट जाएगी। इनवर्स की लॉ चलते हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन इनिशियली तो सेम थी, अब जब हमने वॉल्यूम उसको 3 टाइम कर दिया तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगी, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/3 हो जाएगी। तो रेट लॉ इक्वेशन वापस चिपकाई मैंने, k a⁻2 b⁻−1। अब r और r' का फर्क क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया r, ये क्या r' लिख दिया। तो r लिख के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा और ऊपर ले लूँ मैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। रेट लॉ इक्वेशन दिख रही होगी, r' और r, ध्यान से देखिएगा। r क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग, यही रहेगा k a⁻2 b⁻−1। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया उसको, ठीक है। r' कितना हो जाएगा, ये क्योंकि कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगी, a/3 b/3, कोई दिक्कत। ये आपका आ गया r', ये आपका आ गया क्या r। तो हमें क्या करना है, r'/r। तो r'/r करते हैं, मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। r'/r क्लियर है। इसको लिखो k a/3 ये क्या b/3 (-1) अपॉन k a⁻2 b⁻−1। k से k गया, a² से ये स्क्वायर गया, b-1 से ये b-1 गया, ऊपर क्या बचा r'/r, क्या 1/3 और क्या बचा 1/3 अपॉन कुछ नहीं, 1 बचा, खत्म है। नीचे तो सारे कैंसिल आउट कर दिया आपने। इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें। अच्छा ये बताओ, 1/3 को मैं 3 लिख सकता हूं? 1/3 को मैं 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये असल में है क्या, 1/3/1 है। पावर माइनस की प्लस करने तो इसको नीचे लेके आओगे। अब जब नीचे लेके आओगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1/1/3। असल में वो 3 तो आएगा, तो 1/3 को अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 1/3। तो r' क्या r/3 हो गई। तो r' जो फाइनल रेट है जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट से 3 गुना कम हो जाएगा। 3 टाइम्स डिक्रीज, डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई होता तो 3 टाइम्स बढ़ना, डिवाइड होता तो 3 टाइम्स घटना। तो r' जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट की 1/3 हो जाएगी। तो रेट दस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 3 टाइम्स। ये डिक्रीजेस 3 टाइम्स मतलब उससे इनिशियल से 3 गुनी कम, 3 टाइम्स कम हो गई, तो मतलब डिवाइड करना होता है। 3 टाइम्स बढ़ाना तो मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 3 टाइम्स, मतलब इनिशियल की 1/3 रह गई। अब इनिशियल की 1/3 कब, जब आपने वॉल्यूम 3 गुना कर दिया उस सॉल्यूशन का, वॉल्यूम आपने 3 टाइम्स कर दिया, खत्म बात। ये था इतना सा बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिएगा, लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी खींच ले। पहला पेज दिखा दे रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देख लो। अब ठीक है, 1 सेकेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्लिक। चलिए अगला, एक 2 3 क्लिक हो गया होगा। चलो इसको भी ले लीजिए, थोड़ा सा रह गया था नीचे का। चलिए
ये बचा हुआ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। फॉर द रिएक्शन, वापस से वही घिसी-पिटी रिएक्शन आ रही है, इसी को मान के चलते हैं ना, वो तो हम अपने हिसाब से बदल देंगे। 2a + b फॉर्म्स प्रोडक्ट व्हेन a इज डबल्ड अलोन देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम। जब क्या a को हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ रही है। व्हेन a एंड b बोथ आर डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स। तो ये फर्क है, देखो भाई, जब हम अकेले a को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुनी बढ़ रही है, जब हम a और b दोनों को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुनी हो रही है। सो राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों बनाने हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बनाना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनानी है। तो एक कंडीशन देखो भाई, इसमें मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो पहली स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन a की पावर 1 है, देख ले, क्योंकि ये डबल की है तो ये डबल हो गई, चक्कर a इज डबल तो ये। दूसरी कंडीशन बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, अब a की तो हो गई पावर कंफर्म, तो a की पावर तो 1 कर ही दे, और b की पावर मान लो आप x, कितनी मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत। अब उसने बोला इसको भी डबल कर, इसको भी डबल कर, तो अब और ये कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स, तो इसको डबल कर दिया तो ठीक है। अब ये पावर कितनी हुई जिससे इसका पूरा प्रोडक्ट हमारा 8 आए, ये तो 2 हो गई है। अब हम यहाँ पे 2b की पावर x कितना ले जिससे 8 टाइम्स होगी, क्योंकि इसके हिसाब से तो 2 टाइम्स ही होता। अब यहाँ के 2 टाइम्स के पावर कितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से अगर 2 टाइम्स की पावर 2 कर दूं तो 2 2 4 आएगी, और यहाँ का 2 ये रहा, तो 4 2 8 टाइम्स ही तो होगी। तभी केवल ये रेट ऑफ रिएक्शन तभी 8 टाइम्स हो सकती है जब ये वाली पावर 2 टाइम्स हो, जब ये वाली पावर 2 टाइम्स हो। क्यों? क्योंकि उसने बोला इसको भी डबल करना है, इसको भी, इसके डबल करने से ये डबल ही हो पा रहा था, पर असल में उसने b को भी डबल किया तो ये 8 टाइम्स हो गया। अब अगर मैं इसकी पावर 1 रखता तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 तो वो 4 टाइम्स हो पाती। अगर मैं इसकी पावर 2 रखूं तो 2 की पावर 2 4 और यहाँ पे 2 की पावर 1 2, तो 4 2 8 टाइम्स। तो उसी कंडीशन में ये 8 टाइम्स हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन जब ये x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, जब ये x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया इसका, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 और b की पावर 2, तो ये कांस्टेंट लगा लियो तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, n क्या हो गया 1 + 2, कितना आ गया 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसी को मैं जैसे लिखा है वो से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने केवल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन a की पावर 1 पे डिपेंड करिए, पहली लाइन ने बता दिया। दूसरी a की पावर और b की पावर, a को डबल किया b को भी डबल, a की पावर तो आप निकाल ही चुके हो, b को अगर हमने डबल किया कितना x मान लिया तो ये 8 टाइम्स हो रही थी, तो मैंने इसकी हेल्प लेके b की पावर भी निकाल ली, कितनी होगी, जब ये 2 टाइम्स होगी तभी ये 8 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये डबल ही हो पा रहा है मात्र। अगर मैं इसकी पावर 1 भी मानता हूँ तो ये फिर भी 4 टाइम्स ही हो पाएगा। अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो आंसर देख ले 8 टाइम्स आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना। सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ये तो आपके पास स्टेटमेंट आ गए, सारी देख लीजिएगा आराम से। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने लिख लिया पहले, k a की पावर x b की पावर y, इक्वेशन मान ली मैंने इसे फर्स्ट। तो एक्सपेरिमेंट 1 में बोल रहा है r डैश कितनी है 2r, क्लियर है, r डैश कितना है 2r, तो मैंने 2r चिपका के इसको मान लिया इक्वेशन 2, मान लिया यार। अभी मैंने x और y रखा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है r डैश बराबर 8r हो गया, तो 8r बराबर वही 2, और क्या है देख ले जरा, b को मैंने छेड़ा नहीं है, केवल a को छेड़ा है मैंने। किसको छेड़ा नहीं है, b को, कोई दिक्कत ना। एक b को मैंने टच भी नहीं किया, b की पावर 1 ही रहने दी मैंने। 2 डबल क्या हुई है 2r जब मैंने a को डबल किया। अब ये 8r कब हुई, जब मैंने a को भी डबल किया और b को भी डबल किया। अभी भी मैंने पावर x और y रहने दी है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। अब मेरे को इसकी पावर निकालनी है और इसकी भी पावर निकालनी है, तो मैं पहले इसकी पावर निकाल लूँ। कुछ नहीं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, डिवाइड मारो, 2 डिवाइड बाय 1, देखो k से k गया, a की पावर x से a की पावर x गया, b की पावर y से b की पावर y गया, तो ये क्या बच जाएगा, ये कहाँ गया, ये रहा 2r अपॉन r, सेम टू सेम। देख ले जरा, r डैश वाली चिपका दी मैंने और ये r वाली चिपका दी मैंने। तो k से k गया, a की पावर x से a की पावर x गया, b की पावर y से b की पावर y गया, ऊपर क्या बचा 2 की पावर x, तो 2 की पावर x बराबर इधर सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा। तो 2 की पावर कितनी होगी, तभी तो ये, अगर ये 1 होगी तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, क्या आ गई x की वैल्यू आपके पास 1, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। अब मेरे को ये भी निकालनी है, तो x आ गई, तो x की पावर अगर आप चाहें तो पुट भी कर सकते हैं दोनों जगह, फिर सॉल्व कर लें, कोई नहीं मत पुट करो।
तो 8r और ये क्या r बराबर ये 8r बराबर ये, तो 3 डिवाइड बाई 1 मारे अब इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 मारिए। देखो भाई इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ये क्या थी 8r और ये क्या की r, ये क्या की k 2a की पावर x 2b की पावर y, नीचे r था k a की पावर x b की पावर y, तो a की पावर x से a की पावर x गया, b की पावर y से b की पावर y गया, तो ऊपर क्या बचा k से k गई 2 की पावर x और 2 की पावर y, किसके बराबर हो गई 8, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y, इसको मैं टर्म बिल्कुल ऐड करके लिख दूं तो 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x प्लस वाई बराबर क्या है 8, कोई दिक्कत, तो x प्लस वाई बराबर क्या कितना आएगा 3 ही आएगा, तभी तो ये होगा 8 के बराबर, दिमाग लगा। x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 3 कर दूं तो ये 2 2 2 3 बार हो गया, तो 2 की पावर 3 क्या 8 ही तो होती है भाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 3, और आप इसमें से x की वैल्यू निकाल चुके हो, कैसे पिछली इक्वेशन से, ये देख x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अब आपको x प्लस वाई बराबर 3 पता है, तो x की वैल्यू निकाल चुके हो तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जो मैंने आपको ओरली सॉल्व करके दिखा दिया वो ये आ गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कुछ नहीं, इक्वेशन बनाओ हर कंडीशन के लिए, नॉर्मल कंडीशन में r मानो रेट ऑफ रिएक्शन को, एक्सपेरिमेंट 1 के अकॉर्डिंग वो बदल लो, a की पावर x, एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग बदल लीजिए, तो अब इसकी निकालने तो 2 डिवाइड बाई 1 और फाइनल निकाले तो 3 डिवाइड बाई 1, खत्म बात। दो केस बना लिए, केस 1 और केस 2, उसको सॉल्व कर लिया तो x की पावर भी है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई आपकी, रेट लॉ इक्वेशन एक्सप्रेशन आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k a की पावर 1 b की पावर 2, अब ऑर्डर निकालना है तो इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर दी तो ऑर्डर भी आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और है इंटरेस्टिंग, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, अब मैं वहां पे 3 केस बना दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने छोटे से 2 ही केस दिया आपको, अब एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप से, आप खुद ट्राई करना चाहें तो खुद ट्राई करिएगा, फिर मैं तो वैसे ही सॉल्यूशन बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है, सेम डिट्टो। इन द रिएक्शन ये रही ए बी और सी, 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, प्रोडक्ट बनाया। When volume of container is doubled, then rate of reaction decreases 8 times। तो पहली कंडीशन बता दी इन्होंने, वॉल्यूम क्या किया अपन ने, डबल किया है, तो वॉल्यूम कहाँ गया, वॉल्यूम से कुछ नहीं, आपको वो पता होना चाहिए कंसंट्रेशन, वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन आधी हो गई होगी, वॉल्यूम डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया, वॉल्यूम का इफेक्ट 8 टाइम्स हो रही है। दूसरी, when A is doubled and B is halved, दूसरा केस, पहली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी, पहली तो नॉर्मल बनेगी, ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी, पहला केस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। दूसरा केस, ए को डबल किया बी को हाफ किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 4 टाइम्स, तो दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ये बनेगी। चौथी, व्हेन सी इंक्रीजेस 4 टाइम्स देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 64 टाइम्स, चौथी रिएक्शन ये बनेगी। तो हमें क्या निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो पहला केस हम लोग मान लेते हैं, पहली इक्वेशन नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हम मान रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को R बराबर K तो लगा ही दिया, A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z, तो ये तो हमेशा आपकी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है ना। बाकी की इक्वेशन डाटा के अकॉर्डिंग, तो पहला डाटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। तो इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपने डबल किया तो A, B और C की कंसंट्रेशन आधी हो गई होगी, तो A, B और C की कंसंट्रेशन जब आधी हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुनी बढ़ रही है, डिक्रीज 8 टाइम्स हो रही है। तो जरा देखियो नीचे, एक्सपेरिमेंट 1 के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, R डैश कितनी हो गई R/8, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्स चलते हैं और आपको रेट बता चुका है, वो क्लियर है, कितनी हो गई 8 टाइम्स घट गई, मतलब 1/8 हो गई इनिशियल की, तो इनिशियल कितनी थी R, अब कितनी हो गई R डैश R/8, और वॉल्यूम आपने क्या किया डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई आधी, तो इक्वेशन बनाओगे तो R/8 बराबर K A की पावर 2 A/2 की पावर X, B/2 की पावर Y, C/2 की पावर Y, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशंस को खींच के रखो अपने पास, आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर इन्हीं इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा। तो वॉल्यूम बढ़ा है, कंसंट्रेशन आधी हुई है, चेक कर लें, XYZ मान लें, वो इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। अब तीसरी इक्वेशन बनेगी इसके अकॉर्डिंग, व्हेन A इज डबल्ड एंड B इज हाफ। चलिए तीसरी इक्वेशन, रेट कितनी हो रही है 4 टाइम्स, चेक कर लें यहाँ पे, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो रेट R डैश बराबर 4R बराबर K, A को डबल किया B को हाफ किया और C को कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो K 2A की पावर X, B/2 की पावर Y, C सेम टू सेम है, थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। फोर्थ इक्वेशन देखो किसके रिस्पेक्ट में, ये C के रिस्पेक्ट में, व्हेन C इंक्रीजेस 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 64 टाइम्स। अब हमने यहाँ पे किसी और को छेड़ा नहीं, केवल C को छेड़ा है,
क्या c को इंक्रीजेस कितना किया हमने 4 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो देखना जरा, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, मैं सही कर दूंगा। 6r बराबर कितना 64r, 64r बराबर के a की पावर x b की पावर y, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लें। ये क्या आएगा 4c की पावर z, 4c की पावर z। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 4th आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों 4th। तो अब इन्हीं x y z को सॉल्व करना है आपको, खत्म बात। 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x y और z आ जाए आपके पास। तो आप दिमाग लगाए, नहीं तो मैं तो लगा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 इक्वेशन मैंने बना के दे दी आपको, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो पहला केस बनाया, इक्वेशन जो 2 बनाई मैंने ये रही, इसको 1 इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो r/8 थी, तो r ऊपर 8 नीचे तो आ ही जाएगा, ये ऊपर क्या आएगा r/8, तो 8 मैंने नीचे लिख दिया, तो r/8 अपॉन r तो पहले से था, तो r/8 बराबर के a/2 की पावर x, b/2 की पावर y, c/2 की पावर z, और नीचे r था ही, क्लियर है, बराबर के a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। अब इसमें से क्या क्या कट सकता है, a की पावर x से a की पावर x, b की पावर y से b की पावर y, c की पावर z से c की पावर z, कोई दिक्कत। 1/8 के बराबर आएगा, तो 1 इसको अगर मैं सॉल्व भी कर दूं तो ये क्या बचेगा, लिख देता हूं मैं आपके लिए। इसको अगर मैं सॉल्व भी करता हूं तो बच के क्या आएगा कैंसिल आउट होने के बाद, 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y और 1/2 की पावर z। असल में ये क्या हो गया, r से r गया होगा 1/8, असल में इक्वल्स टू कितना आया 1/8। तो इन दोनों को मैंने इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया, इधर भी, तो क्या कर दिया मैंने डायरेक्ट 8 बराबर 2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर z, पूरा का पूरा इक्वेशन ही मैंने रेसिप्रोकल कर दी। पावर में चेंज नहीं आएगा, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो उधर भी तो किया है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर में। या ऐसे कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, इन सबको उधर ले जा, उसको इधर ले जा, तो बात तो वही बढ़ी, तो ये बच के आ जाएगी। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इन शॉर्ट इस सबको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 बराबर 2 की पावर x प्लस y प्लस z, क्लियर है, हाँ या ना। अब ये तो कंडीशन आ गई ना 2 की पावर x प्लस वाई प्लस z, तो इनका सम कितना होना चाहिए 3 होगा, तभी तो ये 8 के बराबर होगा। 2 की पावर 3 होता है 8, क्लियर। तो x प्लस वाई बराबर प्लस z बराबर 3, तो ये आपका पहला डेरिवेशन आ गया। ये इक्वेशन आप एंड में सॉल्व करेंगे तभी तो निकाल पाओगे x y z की वैल्यू। तो पहले ही अपने पास अलग से नोट कर लेना, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी है 3 है, फ्रॉम द इक्वेशंस लिख लेना कहीं रफ पेपर पे, क्योंकि एंड में सॉल्व करवाऊंगा। तो एक इक्वेशन आपको जो सॉल्व करनी है एक्स ऑर्डर के लिए, वो पावर के लिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। दूसरा केस, इक्वेशन 3rd या 4th डिवाइड बाय 1 करते हैं। इक्वेशन 4th डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 1 ध्यान से देखिएगा। तो क्या था 64r, अब ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, मैं सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इक्वेशन 4th 64r अपॉन इक्वेशन फर्स्ट में क्या था r था, इसमें क्या था k a की पावर x, b की पावर y और 4c की पावर z था, अपॉन फर्स्ट इक्वेशन में क्या था k a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। कोई दिक्कत, k से k गया, इससे ये गया, इससे ये गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर है, cz से cz जाएगा, तो ये क्या बचा 64r अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा r है ना, मैं डायरेक्ट 64 लिख रहा हूं। 64 इक्वल्स टू 4 की पावर z, तो मेरे ख्याल से 4 की पावर कितनी होनी, 2 नहीं लिखा है, z है, ठीक है ना, z है ये। तो इस z की वैल्यू कितनी होगी, ये 64 के बराबर आ जाए। मेरे ख्याल से 3 कर दूंगा तो 4 4 16, 4 64, तो z की वैल्यू आपको मिल गई। पहली क्या मिली थी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, अब दूसरी क्या मिली है z बराबर 3, तो उसमें से भी थोड़ा फायदा होगा भी। z की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये रखो, अब ये दूसरी बना के नोट कर लेना। एक आ गई आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, एक आ गई आपके पास z बराबर 3। अब केस लास्ट देख, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। 3 क्या थी 4r बराबर के 2a की पावर x, b/2 की पावर y और c की पावर z। r के a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो a की पावर x से इसकी a की पावर x गई, इसकी b की पावर y से इसकी b की पावर y गई, इसकी c की पावर z से इसकी c की पावर z गई। k से k तो गए, तो ऊपर क्या बचा 2 की पावर x और 1/2 की पावर y।
किसके बराबर r, तो 1/2 की पावर y, इसको मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया। तो इसको मैं पूरा अलग से लिख के दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इनकरेक्ट है, ये थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं। r से r गया, k से k गया, a की पावर x से a की पावर x गया, b की पावर y से b की पावर y गया, c की पावर z से c की पावर z गया। तो बच के क्या आएगा, 4 बराबर 2 की पावर x। अब ये क्या बचता, 1/2 की पावर y, 1/2 की पावर y, तो इसको मैं इससे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस वाई। 1/2 की पावर y बोल या 2 की पावर माइनस वाई बोल, एक ही बात है। क्लियर है, इसको ऐड करके लिख दे, तो 4 बराबर 2 की पावर x माइनस वाई। क्लियर है, हाँ या ना। और ये x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 2 आना चाहिए, तभी तो 2 की पावर 2 बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। तो ये तीसरा आपके पास आ गया। तो ये 3 इक्वेशन मैंने लिख दिया, x माइनस वाई बराबर 2, और जो पहले 2 निकाल चुका हूँ, z की वैल्यू 3 और x प्लस वाई की वैल्यू 3। कोई दिक्कत? तो अब आपको z तो पता लग ही गया, तो z को तो रख ले साइड में। अब x और y ढूंढना है, तो x और y ढूंढने के लिए एक काम कर, इस z की वैल्यू को उठा के पहले यहाँ चिपका, तो x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 3, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा। चेक कर जरा, अगर मैं z की वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के पुट करता हूँ, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 0। और एक आपके पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से कुछ जुगाड़ लगा के हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये z तो एक अपने पास चिपका लो, इसी की पावर आपको कंफर्म हो गई 3 है। अब x और y की वैल्यू निकाल लो, तो x और y की वैल्यू मैंने इस z को उठा के यहाँ चिपकाया, तो x प्लस वाई निकाल लिया और x माइनस वाई निकाल लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करके या तो मैं x निकाल लूँ या मैं y निकाल लूँ, तो मैं इनसे पहले x निकाल लूंगा। कैसे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो क्या बनेगा, ये x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये इक्वल टू कितना था 2, ये इक्वल टू कितना था 0। ऐड कर, इसको ऐड करेगा तो ये तो 2 चिपक जाएगा, इसको ऐड करेगा तो ये 2x, मेरे ख्याल से प्लस वाई और माइनस वाई ऐड करने पे खत्म हो जाएंगे, प्लस वाई और माइनस वाई ऐड करने पे कैंसिल आउट, खत्म। तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। क्लियर है। अब आपके पास x है, आपके पास z है, तो y तो आराम से निकल ही सकता है, ठीक है, चाहे इसमें पुट करके निकाल, चाहे किसी में पुट करके निकाल ले। तो x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, देख ऐड कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है ना। तो 2x बराबर 2, x बराबर 1। अब ये सॉल्व हो गया, तो इसमें पुट कर ले चाहे तू, चाहे किसी और इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू, तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो x आपके पास कितना है, 1 है, y कितना है, -1 है, z कितना है, 3 है। चिपका दे इक्वेशन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन r बराबर के a की पावर कितनी 1, b की पावर कितनी -1 और c की पावर कितनी, यहाँ पे निकाल चुके 3। तो पुट कर दिया, चिपका दिया, हाँ या ना। अब आपसे पूछ रहा है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर को ऐड कर दे, तो 1 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1 - 1 + 3, सॉल्व करेगा तो 3 ही बचेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गई, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आ गया। तो एक पॉइंट एक्सप्रेस किया मैंने, सॉल्यूशन भी दिखाया है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें सुनी होंगी, अगर ध्यान से एक तरफ देख के इसी पे देखा होगा, अगर इधर उधर ध्यान नहीं किया होगा तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। क्लियर है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, आपको इक्वेशंस बनानी कंडीशंस के हिसाब से, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, कंडीशंस बनानी, इक्वेशंस बनानी, डिवाइड मल्टीप्लाई करना आना चाहिए तुम्हें बस, और पावर को सॉल्व करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। चलिए, ये तो आपका कंप्लीट होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन या और रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब बाकी के टॉपिक्स अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों, तब तक ढंग से इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि भूल जाते हैं, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देख लेना, ठीक है बच्चों। अगले सेशन में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और, क्या वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।